Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry from JDB Government Girls College. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन करने के लिए या रिएक्शन कैसे होती है उसके लिए दो महत्वपूर्ण थ्योरीज दी गई। फर्स्ट है कोलिजन थ्योरी, जिसे हिंदी में टक्कर सिद्धांत या संगतवाद कहते हैं। दूसरी थ्योरी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था थ्योरी भी कहा जाता है। तो हमें बेसिकली दो प्रकार की थ्योरीज की स्टडी करनी है, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। बच्चों, कोलिजन थ्योरी के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इस थ्योरी में जो रिएक्टेंट है उसके बीच में होने वाली जो कोलिजन है उसके आधार पर ही रिएक्शन की स्टडी की गई। टक्कर, आपको पता है, अब तक आपको ये समझ में आ चुका है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होना आवश्यक है। तो टक्कर बहुत ज़रूरी चीज़ है। टक्कर होने से क्या होता है कि पहले से जो बॉन्ड बने होते हैं वो तो टूट जाते हैं और कुछ रीअरेंजमेंट होता है और नए बॉन्ड्स का निर्माण होता है। तो आई बात समझ में बच्चों, टक्कर क्यों ज़रूरी है, कोलिजन क्यों ज़रूरी है, कि जिससे कि रिएक्टेंट्स में नए जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो तो टूट जाए और नए बॉन्ड्स का निर्माण हो सके, जो कि प्रोडक्ट के निर्माण के लिए ज़रूरी है। कोलिजन थ्योरी को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस थ्योरी का सिद्धांत ये है कि जब मान लो रिएक्टेंट है, उसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ए व बी। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं तो इनके बीच में कोलिजन होती है, टक्कर होती है, जिसके फलस्वरूप रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होने की जो स्टेप है वो है कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा कि कोलिजन होने से ही रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या अभिक्रिया है वो नंबर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करती है। तो कोलिजन थ्योरी में ये देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के बीच में होने वाली जो टक्कर है उसकी संख्या के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी या कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगी। तो एक बात तो अभी तक ये समझ में आई कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन ज़रूरी है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो नंबर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है। वास्तव में ये देखा गया कि जो अभिक्रिया की गति है वो अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या से बहुत कम होती है। मतलब ये देखा गया कि जो रिएक्शन होती है उसमें कोलिजन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उन कोलिजन्स की संख्या के अकॉर्डिंग नहीं होती है, बल्कि काफ़ी कम होती है। मतलब कि आप ये समझिए कि मान लो कोलिजन तो 1000 हो रही है, लेकिन उस 1000 कोलिजन की संख्या के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होती है, रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम होती है। इसका कारण ये है कि आपने ये एक्टिवेटेड ट्रांजिशन एक्टिवेटेड एनर्जी है उसमें भी पढ़ा था कि सारी जो कोलिजन्स होती हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिएक्शन के दौरान सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिवेटेड स्टेट में आते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कोलिजन के बाद इतनी हो जाए कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए या कहे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर ले या एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाए, वही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल कोलिजन हो रही हैं उनमें वही कोलिजन्स इफ़ेक्टिव होती है या प्रोडक्ट के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़कर इतनी हो जाए कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, या कहें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाए, या मैं ये कहूँ कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपसे पूछे कि जो कोलिजन जितनी हो रही है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि जो सारी कोलिजन्स होती है वो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती है। ठीक है, अब
जो कोलिजन थ्योरी है उसमें मुख्यतः निम्न बातें देखी गई। सबसे पहले है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना कोलिजन होती है। दूसरा, उन कोलिजन्स के कारण मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन होता है और मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कोलिजन के समय ओरिएंटेशन। ये देखा गया कि सिर्फ एनर्जी फैक्टर ही कोलिजन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उनका कोलिजन एक करेक्ट ओरिएंटेशन में होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट का निर्माण हो सके। तो कोलिजन इफ़ेक्टिव दो बातों के आधार पे है। पहली चीज़ तो उनका एक प्रॉपर एनर्जी गेन हो जाना चाहिए कोलिजन के दौरान, और दूसरा कोलिजन के दौरान प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इन तीन पॉइंट्स का कोलिजन थ्योरी में विचार किया गया। अब हम एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन देखते हैं। बायोमोलिकुलर रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। एक तरह की रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं, और दूसरी तरह की रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ए और ए में रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बी बना, ठीक है। दूसरी तरह की रिएक्शन तब हो सकती है जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल दो प्रकार के हैं, जैसे ए और बी में रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। जो के है वो रेट कांस्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही प्रकार के हैं, उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखी जाएगी, dp/dt इज इक्वल टू के ए की पावर 2। और अगर सेकेंड टाइप की रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट अलग अलग प्रकार के हैं, उनके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हम लिखेंगे dp/dt इज इक्वल टू के ए और बी। ये दोनों ही जो रिएक्शंस होती है वो आपको बता रही है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अब माना गया कि ए और बी दोनों की सांद्रता अगर 1 मोल पर लीटर है, मतलब इकाई सांद्रता में रिएक्टेंट लिए गए हैं, तब हम देखते हैं कि हम dp और dt को k के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सांद्रता है ये a और ये b दोनों ही 1 के बराबर हैं। तो अगर हम एक एक लिखेंगे तो हमारा जो रेट का जो काइनेटिक फॉर्मूला मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। तो रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल रेट का फॉर्मूला। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कोलिजन थ्योरी जो रेट बताती है उससे। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो क्या होता है, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या, मतलब इकाई आयतन और इकाई समय, यानी कि यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम। जनरली यूनिट वॉल्यूम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब और यूनिट टाइम लेते हैं 1 सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या इंटू इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो इसको हम ये जो प्रति सेकंड में अणुओं की संख्या है इसको हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे हमने जहाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। ये जो चीज़ होती है इकाई समय और इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैं इसे अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसको तो हम जेड लिखते हैं और इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन जो होता है उसे हम क्यू लिखते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि सिंपल काइनेटिक थ्योरी से जो रेट ऑफ रिएक्शन दी गई और कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन दी गई, तो हमें ये प्राप्त होता है dp/dt इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। तो जेड तो आपको पता चल गया कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और जो क्यू है वो इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या है। क्यू को इफेक्टिव कोलिजन की संख्या के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो फ्रैक्शन है जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है उसमें 100 मॉलिक्यूल है, लेकिन कोलिजन की वजह से 40 मॉलिक्यूल हमारे एक्टिव हो जाते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 40/100। तो ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जो कि एक्टिव है। तो ये जेड और क्यू को आपको बात समझ में आ गई, जेड और क्यू क्या होता है। यदि अभिक्रिया गैसियस है, रिएक्शन गैसियस है, तो जेड व पी का मान
क्यू का मान मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी से याद कर सकते हैं। जेड का मान तो हमने कोलिजन फ्रिक्वेंसी में हमने पहले निकाला ही था कि क्या होता है अगर दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, तो जेड 11 क्या होता है इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन एस्ट्रिक स्क्वायर सी बार, जहाँ पे सी क्या होता है औसत वेग या एवरेज का वेलोसिटी, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये सिग्मा होता है डायमीटर ऑफ कोलिजन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था। तो Z11 एक ऐसे रिएक्टेंट के लिए कोलिजन फ्रिक्वेंसी है जिसमें सिग्मा तो कोलिजन डायमीटर है, सिग्मा बार एवरेज वेलोसिटी है, और एन जो है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का संख्या है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज़्यादा है। ठीक है, तो अब Z की वैल्यू तो आपने खोल ली, अब हम Q की वैल्यू देखते हैं। Q की वैल्यू जो होती है उसे हम बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, N एस्ट्रिक अपॉन N, ये तो है N, ऊपर वाला जो N है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या है, और जो नीचे वाला N है वो टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 और 40 एक्टिव हुए, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/100। ये एक एग्जाम्पल के लिए है कि आप समझे कि क्या होता है। बोल्ट्जमान ने इसका जो बताया फॉर्मूला निकालने का, वो बताया कि एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर EA/RT। तो Q की वैल्यू जो बोल्ट्जमान ने बताई वो ये होती है E एक्सपोनेंशियल नेगेटिव EA/RT। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है 8RT/πm होता है। अब सबसे पहले तो आप Z11 के फॉर्मूले में एवरेज वेलोसिटी का मान रख देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 2 सिग्मा स्क्वायर N एस्ट्रिक स्क्वायर πRT/m। ठीक है, क्योंकि अपन जो 8√8 होता है हम उसे 2√2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और आपका Z11 का ये फॉर्मूला बच जाएगा। ठीक है, अभी तक तो Z11 हमने निकाला था जब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे रिएक्शन आप देखें H2+I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI, इनके लिए अगर Z11 की जगह हम लिखते हैं Z12, और फॉर्मूला होता है N1N2 सिग्मा 12 स्क्वायर 8πRT/μ। म्यू होता है रेड्यूस मास, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं तो हम एम नहीं लिख सकते, हमें म्यू लिखना पड़ता है रेड्यूस मास। ठीक है, अब जो सिग्मा 12 जो निकाला जाता है वो क्या होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। मान लो दो मॉलिक्यूल ए और बी टकरा रहे हैं अलग अलग, तो इसका डायमीटर जोड़ लेंगे हम सिग्मा 1/σ2, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सिग्मा 12 मिल जाएगा। ये सिग्मा 1 हो गया और ये सिग्मा 2 हो गया। तो सिग्मा 1 2 को हमने खोल के ये लिखा कि कैसे आ गया समझ में। ठीक है, अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है जिसे कि हम रिड्यूस मास कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है M1M2/M1+M2। तो ये म्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं 1/μ लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 1/m1+1/m2। ठीक है, क्यू की वैल्यू वही होगी E इज इक्वल टू -EA/RT। अब अपन इन जो हमारा ZQ हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी उसमें Z और Q की वैल्यू लिखेंगे फॉर सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन और फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो A और A के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो आपको क्या लिखना है K इज इक्वल टू आएगा बच्चों K और उसके में Z11 और Q की आप वैल्यू रखेंगे। तो Z11 की वैल्यू क्या है 2 सिग्मा स्क्वायर N एस्ट्रिक स्क्वायर πRT/m, और जो ये तो हो गई Z11 की वैल्यू और ये हो गई Q की वैल्यू। तो ये तो फॉर्मूला तब आया रेट ऑफ रिएक्शन का जब क्या है रिएक्टेंट एक ही प्रकार के हैं। अब हम देखेंगे उनके लिए जब रिएक्टेंट दो प्रकार के होंगे। बच्चों ये K और Z के बीच में हमें बराबर का साइन लगाना है, तब हम जब इसका करेंगे
तो क्या आएगा N1 N2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 की पावर 2 8 पाई आर टी अपॉन म्यू ई माइनस ये अपॉन आर टी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये बता रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसका फाइनल फॉर्मूला होता है। जब जो हमने कोलिजन थ्योरी के लिए हमने इन फॉर्मूले से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली और एक्सपेरिमेंट करके हमने वे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाली, तो वो लगभग बराबर प्राप्त हुए, जो कि कोलिजन थ्योरी को कुछ हद तक सही बताते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का 556 केल्विन टेम्परेचर पर जब थर्मल डीकम्पोजिशन देखा गया तो एक्सपेरिमेंट करके जो रेट कांस्टेंट निकाला उसकी वैल्यू आई 3.5 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तब और जब हमने कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाली तो उसकी वैल्यू आई 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को हम काफ़ी हद तक समान मान सकते हैं। तो हमने देखा कि जो HI का थर्मल डिकम्पोजिशन है उसमें कोलिजन थ्योरी सही साबित होती है। लेकिन बच्चों बाद में ये देखा गया कि कई और गैसेस रिएक्शन की स्टडी की गई और सॉल्यूशन फेज़ में भी हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन की स्टडी की, तो हमें डिफरेंस आया। एक्सपेरिमेंटल जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली और जो कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाली उसमें डिफरेंस पाया गया, जो कि कहीं ना कहीं कोलिजन थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक है या कुछ कमी है रह गई है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन की बायोमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन व इथाइल अल्कोहल व एसिटिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराई गई तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और जो कोलिजन थ्योरी से वैल्यूज़ निकाली गई उसमें अंतर पाया गया। अब आरएनएस समीकरण से हम तुलना करते हैं। आरएनएस जो ये कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तो K इज इक्वल टू जेड क्यू की वैल्यू रखी तो E माइनस E अपॉन आर टी आया। अतः जो कोलिजन थ्योरी है उसके लिए अगर हम देखें, और हमें आपको पता है कि जो आरएनएस थ्योरी है उसके लिए क्या होता है कि ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो फ़र्क क्या होता है, कोलिजन थ्योरी में तो जेड होता है और आरएनएस थ्योरी में ए होता है। अगर दोनों की कंपैरिजन करूं और जेड और ए को बराबर कर दूं तो इसका मतलब है कि जो कोलिजन थ्योरी है वो आरएनएस थ्योरी के समान ही है। ठीक है, अब मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे। बच्चों मैंने पहले बताया कि कुछ रिएक्शंस में ऐसा देखा गया कि कोलिजन थ्योरी सही साबित नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि कोलिजन थ्योरी में कुछ कमी थी जिसे सही सुधार कर एक मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। बच्चों मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का आधार ऐसे आया कि अगर कोलिजन थ्योरी सही साबित हो, कोलिजन थ्योरी ने सिर्फ टक्करों की संख्या पे जोर दिया कि जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। टक्करों की या कोलिजन्स की नंबर पे या कोलिजन फ्रिक्वेंसी पर ही जोर दिया। अगर ऐसा है तो मैं दो गैसीय सैंपल लूँ और दोनों की कंसंट्रेशन बराबर लूँ, तो अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सही समान होंगे और दोनों का एक ही टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाऊँ तो रेट ऑफ रिएक्शन समान होनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ। 300 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के डिसोसिएशन की जो रेट थी वो पाई गई 4.4 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर घंटा। लेकिन जब नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का जो डिसोसिएशन इसी ताप में और इसी सांद्रता पर किया गया तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन पाई गई 9.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोलिजन थ्योरी में कुछ कमी रह गई है। अगर कमी नहीं होती तो दोनों ही अवस्था में, दोनों एग्जाम्पल में रेट ऑफ रिएक्शन सेम होती। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस पाया गया। इसके मेनली दो कारण बताए गए। पहला तो ये कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बहुत मायने रखता है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा
तो कोलिजन वेस्ट हो जाएगी, वो काउंट नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोलिजन थ्योरी में जो जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी का में योगदान माना गया वो सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी का योगदान माना गया, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी का कोई योगदान नहीं माना गया। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल गोल है, रिजिड है, हार्ड है, उनके लिए हम ये मान सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी का योगदान है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते और उनमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी का भी योगदान हम मान सकते हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कमी रही कि कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी का योगदान माना गया। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पे जब इसको मॉडिफाइड किया गया तो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसे हम पी कहते हैं सॉरी बच्चों, या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। सिंपल कोलिजन थ्योरी के लिए k इज इक्वल टू जेड क्यू होता है, ठीक है, लेकिन मॉडिफाइड थ्योरी में k इज इक्वल टू पी जेड क्यू होता है। जेड और क्यू की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम है। p है जो नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर जो होता है वो उसके ओरिएंटेशन या फिर उसमें होने वाले जो ट्रांसलेशन के अलावा वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी के योगदान को भी कंसीडर करता है। तो जो मॉडिफाइड थ्योरी है वो ये है और जो सिंपल कोलिजन थ्योरी है वो ये है। तो ये हो गई आपकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। तो P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। तो बच्चों ये आज के लिए कोलिजन थ्योरी हम ख़त्म करते हैं। कोलिजन थ्योरी में हमने इससे पहले सिंपल कोलिजन थ्योरी पढ़ी, टक्कर जब समान प्रकार के अणुओं में होती है और जब टक्कर विभिन्न प्रकार के अणुओं में होती है। उसके बाद हमने मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी या हम कहें कि कोलिजन थ्योरी में क्या कमियां रह गई उसको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।